दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 26 अप्रैल। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लग रहे हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। और दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि देश में इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है, वहीं बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ी है। इन सब के बीच देश में बिजली की कमी से भी कई राज्य परेशान है, जिसका बड़ा कारण देश में कोयले की कमी को बताया जा रहा है। हालांकि कोयला संकट की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने भरोसा दिया है कि देश में कोयले की कमी नहीं है, कोयला के कारण बिजली उत्पादन बाधित नहीं होगा। बिहार में कई ताप विद्युत संयंत्रों के पास कोयले के स्टॉक में कमी आने की बात कही जा रही है। दरअसल कोयले के स्टॉक पर नजर रखने वाली एजेंसियों का दावा है कि कई राज्यों में एक सप्ताह से भी कम समय का कोयला स्टॉक में बचा हुआ है। हालांकि तमाम आशंकाओं के बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद ने कहा है कि देश में पर्याप्त कोयले की उपलब्धता है। मंत्री ने दावा किया है कि उपलब्ध कोयले स्टॉक 1 महीने तक चलेगा और उपलब्धता दैनिक आधार पर रिकॉर्ड उत्पादन के साथ भर दी जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि कोसी सीमांचल इलाके से देसी मछलियां गायब होने लगी है। कटिहार जिले के कदवा प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में नदियां एवं जलाशयों में मखाना की खेती शुरू होने की वजह से कीटनाशक और अलग अलग रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण कई प्रकार की देसी मछली विलुप्त हो गई है। अगर कहीं मिलती भी है तो फिर उसकी मात्रा काफी कम होती है। देसी मछली के विलुप्ति की वजह से इस धंधे से जुड़े लोग अब अन्य कार्यों को करना शुरू कर दिया है। कुछ साल पहले तक क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में देसी मछली पाई जाती थी। नदी तालाब जलाशयों में इसकी प्रचुरता होती थी, लेकिन हाल के सालों में कई प्रकार की मछलियां विलुप्त हो गई है, जिसका प्रमुख कारण जलाशयों में मखाना की खेती का होना बताया जा रहा है। अगर कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में मिल भी जाती है तो फिर मुंह मांगी कीमतों पर बिक जाती है। मछली का सेवन करने वाले या तो पोखर वाली मछली का सेवन करते हैं या फिर आंध्र प्रदेश, बंगाल और झारखंड से आयातित होने वाली मछलियों पर निर्भर रहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तों का आपको फायदा मिल रहा है तो फिर यह खबर आपके लिए बड़े ही काम की साबित होने जा रही है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। जी हाँ, अब घर बैठे बुजुर्गों को सरकार हर महीने पेंशन के तौर पर 3,000 रुपये देगी, जिसके लिए आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होना जरूरी है। जी हाँ, मोदी सरकार की इस योजना का लाभ उन सारे किसानों को मिल सकता है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा ले रहे हैं। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना से करीब 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को किस्त मिल रही है। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान मानधन योजना का फायदा दे रही है। यह मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। वहीं इससे जुड़कर आप जेब से बिना खर्च किए 36,000 सालाना पा सकते हैं। पीएम किसान मानधन योजना के तहत लघु सीमांत किसानों को हर महीने पेंशन देने की योजना है। इसमें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये यानी कि 36,000 रुपये सालाना पेंशन दी जाती है। कोई किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो फिर उसे पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। पीएम किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 साल तक की आयु वाला कोई भी किसान इसमें पंजीकरण करा सकते हैं। हालांकि वही किसान इस योजना का फायदा उठा सकते हैं जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही खेती योग्य जमीन है। उन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा। अगर 18 साल की उम्र से जुड़ते हैं तो फिर मासिक अंशदान 55 रुपये महीने होगा। अगर 30 साल की उम्र में योजना से जुड़ते हैं तो फिर 110 रुपये हर महीने अंशदान करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक की बहाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो पिछले 16 साल से चली आ रही है, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं किया जा सका है। ऐसी उम्मीद थी कि इस बार 91,000 शिक्षकों की बहाली के बाद ये समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी, लेकिन इस बार भी समस्या बरकरार रह गई है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 91,000 शिक्षकों के पदों में से 50,000 सीटें अब भी खाली रह गई है। शिक्षा विभाग को काबिल अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, वे भी तब जबकि छठे चरण के तहत नियोजन प्रक्रिया 34 महीने से चल रही है। यह 4 बार योग्य अभ्यर्थियों के चयन को काउंसलिंग हो चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि दुनिया भर में अपने किताबी खजाने के लिए मशहूर रामपुर की रजा लाइब्रेरी में हजरत अली के हाथ से खाल पर लिखी कुरान 1400 साल से महफूज है। यहाँ ऐसी भी बेशकीमती कुरान है जो सैकड़ों साल पहले सोने के पानी से लिखी गई है और आज भी इसकी चमक बरकरार है। इनकी तादाद तो 2-4 नहीं बल्कि 300 है। रमजान माह में यहाँ कुरान की तिलावत होती है जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। रामपुर की रजा लाइब्रेरी नवाबों की अनमोल धरोहर है।
इसमें जो किताबी खजाना है उसे दुनिया के कई देशों से यहाँ लाया गया है। यूँ तो इसमें 17,000 पांडुलिपियां हैं और 60,000 किताबें हैं, लेकिन इसमें मौजूद कुरान को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हजरत अली के हाथ से खाल पर लिखी गई कुरान को तो लोग काफी देर तक निहारते रहते हैं। लाइब्रेरी अधिकारी अबू साद इस्लाही बताते हैं कि राजा लाइब्रेरी में 7वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी तक की 500 कुरान है, जिसमें 300 कुरान ऐसी है जो सोने के पानी से लिखी गई है। इन्हें सोने के पानी से ही सजाया गया है, इससे इनकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। कातिब मोहम्मद रजा ने 1743 में कश्मीरी कागजात पर कुरान को लिखा है। इसमें लाइनों के बीच की जगह को सोने के पानी से सजाया गया है। अबू साद अस्लाही बताते हैं कि लाइब्रेरी में जो कुरान मौजूद है उनमें ज्यादातर नवाब कल्बे अली खां द्वारा दूसरे देशों से लाए गए हैं। वे हज के लिए सऊदी अरब गए थे, तब वहां के बादशाह के लिए बहुत से तोहफे ले गए। तब बादशाह ने उन्हें हजरत अली के हाथ से खाल पर लिखी गई कुरान दी थी। इसके अलावा ईरान, इराक, अफगानिस्तान, तुर्की आदि कई देशों से लाए गए कुरान मौजूद है। दोस्तों बात करते हैं कि ऐसे राशन कार्ड धारक जिनके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट, फ्लैट या फिर मकान है, 4 पहिया गाड़ी, ट्रैक्टर या फिर एसी लगा है, गांव में 2 लाख और शहर में 3 लाख सालाना से अधिक की पारिवारिक आय है, तो फिर ऐसे परिवार अपना राशन कार्ड तहसील और डीएसओ कार्यालय में सरेंडर कर दें। इन अपात्र परिवारों के लिए ये अंतिम मौका है। इसके बाद जांच में अपात्र पाए गए इन अपात्रों का राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। परिवार पर वैधानिक कार्रवाई होगी। वहीं जब से वे राशन ले रहे हैं तब से उससे राशन की वसूली भी होगी। डीईओ सुनील कुमार सिंह ने बताया है कि शिकायतें मिल रही है कि बड़ी संख्या में अपात्र परिवार पात्र गृहस्थी योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में पात्र परिवार के राशन कार्ड जारी नहीं हो पा रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने अपात्र परिवार से राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की है। नहीं तो फिर जांच में अपात्र पाए जाने पर जब से राशन कार्ड बना है तब से वसूली होगी। जिन परिवारों के पास मोटर कार, ट्रैक्टर, एसी, हार्वेस्टर, 5 केवी या फिर अधिक क्षमता का जनरेटर, 100 वर्ग मीटर का प्लॉट या फिर मकान, 5 एकड़ से अधिक जमीन, 1 से अधिक सशस्त्र लाइसेंस, आयकर दाता, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय 2 लाख प्रति वर्ष और नगरीय क्षेत्र में 3 लाख रुपए प्रति वर्ष वाले परिवार योजना के लिए अपात्र हैं। यानी कि इन सब में से किसी परिवार के पास भी कोई सुविधा है तो वह राशन कार्ड से राशन नहीं ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के खगड़िया से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक लड़की प्रेम विवाह करके ससुराल पहुंच गई, लेकिन उस लड़के का क्या कहेंगे जिसने लड़की के साथ शादी की। मांग में सिंदूर भरा लेकिन दिल में घर वालों का खौफ ऐसा कि दुल्हन तो ससुराल पहुंच गई लेकिन दूल्हा डर के मारे यानी कि घर वालों के डर के मारे घर छोड़ करके फरार हो गया। घटना बिहार के ही खगड़िया जिला के एक गाँव की लड़की वहीं के युवक से प्यार करती थी। जब दोनों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ा और फिर दिसंबर 2020 में बांका कोर्ट में शादी कर ली। शादी के बाद लड़का परिवार वालों को मनाने की खूब कोशिश की लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए। इस दौरान लड़की अपने मायके में ही थी। जब शादी के 4 महीने तक ससुराल की ओर से कोई भी संकेत नहीं मिले तो फिर उसने परबत्ता थाना पहुंच करके अपनी आप बीती पुलिस को सुनाई। पुलिस ने लड़की की मदद की और उसको ससुराल पहुंचा दिया, लेकिन दुल्हन जैसे ही घर में प्रवेश किया तो फिर घर वाले उसे खदेड़ने लगे। सास, ननंद और बाकी परिवार वालों ने उसे जबरन घर से निकालने की कोशिश की लेकिन वे घर से नहीं निकली। घर वाले उसे बहू मानने को तैयार नहीं थे। इसी बीच युवक जिनसे शादी की थी परिवार वालों की डर की वजह से वह घर से फरार हो गया। अब दुल्हन परेशान है क्योंकि जिस दूल्हे की तलाश में वह ससुराल आई वह डर की वजह से घर छोड़कर भाग गया। फिलहाल पुलिस की मदद से महिला को ससुराल वाले घर में घुसने की इजाजत तो मिल गई लेकिन ससुराल में कोई भी शख्स बातचीत नहीं कर रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए बड़ी बात कह दी है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की तरफ से कुंवर सिंह की संघर्ष भूमि जगदीशपुर में एक साथ 75,000 तिरंगा लहराने का कीर्तिमान बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने तंज वाले अंदाज में ऐसी राजनीतिक बात कह दी जिसके बाद राजनीतिक संग्राम होना निर्धारित माना जा रहा है। शिवानंद तिवारी ने अमित शाह के भोजपुर आवागमन पर बोला है कि अमित शाह की रैली बेहद महंगी थी, बिहार की अब तक की सबसे महंगी रैली थी। जिन व्यक्तियों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में कभी तिरंगा नहीं पकड़ा आज उनको हाथ में तिरंगा लेकर के आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए देखकर अच्छा लगा। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि 16-17 सालों से बिहार के शासन का बागडोर बीजेपी के हाथ में है। इसके बाद अमित शाह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर के लोगों को डरा रहे हैं, जिसे सुनकर के हंसी आई। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि बीते विधानसभा चुनाव में आरजेडी गठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई थी। अभी विधान परिषद के चुनाव में हमारी सफलता तथा उसके बाद
सोचा कि हमारी भारी जीत से अमित शाह सशंकित हो गए हैं, अमित शाह डर गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपने बयान से एक बार फिर से चर्चा में हैं। कल उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं किसी की आस्था पर कुठाराघात नहीं करता, लेकिन धर्म के नाम पर पिछड़ी जाति के लोगों को हमेशा बरगला गया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि बातें संवैधानिक विकास की होनी चाहिए थी, लेकिन आज हम भी बस राजा रामचंद्र की आरती गा रहे हैं। पुजारियों को आड़े हाथों लेते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि अपने समाज के लोगों को उन्होंने ऐसे लोगों से सचेत रहने को कहा है जो पूजा कराने के नाम पर ठगते हैं। जहां उन्होंने कहा कि कई पुजारी ऐसे हैं जिन्हें श्लोक तक याद नहीं है, वे गरीबों के भोलेपन का फायदा उठाते हैं। विवाह हो या फिर श्राद्ध, ये किताब के नाम पर अखबार ले जाते हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि जो पूजा कराता है सबसे पहले उसे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, लेकिन पिछड़ी जाति के लोगों के घरों में जाकर के पुजारी प्रसाद न ग्रहण करके नगद पैसे ऐंठते हैं। जहां उन्होंने कहा कि मैं इन्हीं सब बातों पर चोट करता हूं, हालांकि इसके बावजूद भी मैं उनका विरोधी नहीं हूं। दोस्तों बात करते हैं कि हिंदू सेना ने एक बार फिर से विवादित पोस्टर लगा करके दिल्ली का राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। हिंदू सेना ने विवादित पोस्टर पूरे दिल्ली के अकबरपुर रोड पर लगाया है। साथ ही अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय एवं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निवास 10 जनपथ के पास भी विवादित पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर पर भड़काऊ लाइनें और फिर नारे लिखे गए हैं। यह पोस्टर पर यह भी लिखा गया है कि गांधी परिवार मंदिर तोड़े जाने पर चुप क्यों, विदेशी परिवार भारत छोड़ो, हिंदू विरोधी भारत छोड़ो। इसी तरीके के विवादित पोस्टर पूरे लुटियंस जोन में हिंदू सेना ने लगाया है। आखिर हिंदू सेना ये किसके इशारे पर और क्यों कर रही है? जब देश का माहौल बिगाड़ने के लिए वे ऐसा काम क्यों कर रही है? जबकि पिछले दिनों ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाहर भी इसी तरीके के भगवा पोस्टर, पटके और स्लोगन लिखे बोर्ड लगाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने हिंदू सेना के नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। अब दोबारा हिंदू सेना ने माहौल खराब करने की कोशिश की है। हैरानी की बात तो यह है कि हिंदू सेना कई इलाकों को पोस्टर से पटका कर चली गई और फिर पुलिस कुछ भी नहीं कर सकी। इससे पहले भी कई बार हिंदू सेना ने इसी तरीके का पोस्टर जगह जगह लगाया था, जिसके बाद इस पर खूब राजनीति हुई थी। जब कुछ दिन पहले जेएनयू के पास इसी तरीके का पोस्टर हिंदू सेना ने लगाया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस पोस्टर को हटवाया और हिंदू सेना के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दोस्तों बात करते हैं कि निवाले के साथ साथ पराई पर भी महंगाई की मार से आम आदमी को घर चलाना मुश्किल हो गया है। जब बच्चों के आने जाने के लिए स्कूल बस का शुल्क हो या फिर ड्रेस, सभी के अधिक दाम बढ़ चुके हैं। बच्चों के आने जाने के लिए स्कूल बस का किराया हो या फिर ड्रेस, सभी के अधिक दाम चुकाने पड़ रहे हैं। स्टेशनरी की कीमतों में भी 20 से 25% की वृद्धि हुई है। कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल जैसी आवश्यक सामानों के दाम बढ़ने से अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा मूल्य वृद्धि बिल्डिंग मटेरियल में हुई है, इससे 20 से लेकर के 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। आम आदमी के लिए अब आशियाना बनाना भी महंगा हो गया है। सीमेंट, सरिया, ईंट, गिट्टी और बालू समेत अन्य निर्माण सामग्री के दाम बढ़ने से निर्माण की लागत 20 से 30% तक बढ़ गई है। निर्माण सामग्री के दाम आसमान छूने से किचन के साथ मकान के लिए का बजट भी कम पड़ने लगा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव पहली बार सीधे होने जा रही है। बिहार के अंदर इस बार निकाय चुनाव के दौरान पहली बार मेयर और डिप्टी पद के उम्मीदवारों का चुनाव सीधे जनता करेगी। जब बिहार सरकार ने इस फैसले पर काफी पहले से ही मंजूरी दे दी थी, अब सारी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पर कितना खर्च किया जा सकता है। सरकार की तरफ से जो फॉर्मूला तय किया गया है वह मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मानना होगा। जब बिहार सरकार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव खर्च की सीमा तय कर दी है। इन दोनों पदों के लिए तय फॉर्मूले के मुताबिक पटना नगर निगम क्षेत्र में मेयर और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार किसी भी शहरी विधानसभा सीट से 3-4 गुना अधिक मतदाताओं की तरफ चुने जाएंगे, लेकिन उनकी चुनाव खर्च की सीमा अब विधायक या फिर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से कम होगी। दोस्तों बात करते हैं कि जल संरक्षण और संचयन की महत्ता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परसों मन की बात के रेडियो कार्यक्रम में पानी के बचाव पर जोर देने की आम लोगों से अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गर्मी बढ़ रही है और इससे पानी बचाने की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। कई ऐसे जल संकट वाले इलाके हैं जहां पानी की एक एक बूंद कीमती है। जल संरक्षण भी अमृत महोत्सव का संकल्प है। देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। वे दिन दूर नहीं जब आपके अपने
अपने जिले में ऐसा होगा। युवा इस अभियान के बारे में जानें और जिम्मेदारी उठाएं। आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्मृति भी इससे जोड़ सकते हैं। कई जगहों पर इस पर काम शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि पानी की उपलब्धता और किल्लत किसी भी देश की गति को निर्धारित करते हैं। मन की बात में मैं बार बार इसकी बात करता हूँ। ग्रंथों में कहा गया है कि संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है। जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है। हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए इतना जोर दिया। वेद पुराण हर जगह पानी बचाने को मनुष्य का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया है। इतिहास के छात्र जानते होंगे कि सिंधु, सरस्वती और हड़प्पा संस्कृति में पानी को लेकर की कितनी विकसित इंजीनियरिंग होती थी। जहाँ वो समय था जब जनसंख्या ज्यादा नहीं थी और प्राकृतिक संसाधनों की किल्लत नहीं थी। जल से जुड़ा हर प्रयास हमारे कल से जुड़ा है, जहाँ इसमें पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। सदियों से अलग अलग समाज के अलग अलग प्रयास करते आए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ बापू वीर कुंवर सिंह का अपमान किया है बल्कि बिहार के लोगों के साथ छलावा भी किया है। ये बातें हम नहीं बल्कि पटना एयरपोर्ट पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के युवाओं को केंद्रीय मंत्री से उम्मीद थी कि वे कोई खास सौगात लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने ना तो रोजगार की बात की और ना ही महंगाई पर कुछ कहा। आपको बता दूं कि बिहार के भोजपुर के जगदीशपुर के दुलौड़ में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को भाजपा ने इस बार विजयोत्सव दिवस के रूप में मनाया है। इसकी तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने से लोग काफी ज्यादा उत्साहित थे। पूरे बिहार के लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया था, जहां लोगों को उम्मीद थी कि अमित शाह विजयोत्सव के मौके पर बिहार के लोगों को कोई विशेष सौगात देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में विपक्ष भाजपा पर हमलावर बना हुआ है। जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमें उम्मीद थी कि अमित शाह मंच से युवाओं के लिए रोजगार की बात करेंगे, ये बताएंगे कि 19 लाख में से कितने युवाओं को रोजगार दिया, महंगाई पर बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमित शाह ने जिसकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उनके परिवार वालों को थाने में मार दिया गया। मंच से उस पर भी कुछ नहीं बोले। ऐसे में बिहार के लोग उन पर कैसे विश्वास करेंगे। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह की पौत्र वधू को उसी दिन घर में कैद करके रखा जाता है। वे खुद मीडिया में आकर के ये बात कह रही है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भाजपा बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को विजयोत्सव दिवस के रूप में मनाने के बाद पूरे बिहार में एक जाति विशेष को काफी हद तक अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रही है। हालांकि ये आने वाला समय बताएगा कि भाजपा को इसका कितना फायदा मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव एक बार फिर से चर्चा में है। इस दफा उन्होंने अपने ही पार्टी के एक नेता पर हाथ उठा दिया। ये मामला शुक्रवार की है। जब प्रत्यक्षदर्शी की माने तो विधान परिषद चुनाव में भोजपुर से पार्टी के उम्मीदवार अनिल सम्राट पर तेज प्रताप यादव ने हाथ उठाया है। सूत्रों के अनुसार अनिल सम्राट ने भी उसी अंदाज में इसका जवाब दिया है। इसके बाद वहां पर उपस्थित लोगों ने दोनों को अलग अलग कर दिया। हिंदुस्तानी युवा मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने घटना के संबंध में बताया है कि शुक्रवार को राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इसमें पार्टी के टिकट पर विधान परिषद चुनाव में भोजपुर से चुनाव लड़े अनिल सम्राट भी आए हुए थे। जब उनको देखते ही तेज प्रताप यादव भड़क गए और फिर उन पर हाथ उठा दिया। अनिल सम्राट ने भी इसका प्रतिकार करते हुए उन पर उसी अंदाज में हमला कर दिया। जब वहां पर उपस्थित लोगों ने फिर किसी प्रकार से पूरे मामले को शांत करवाया। दरअसल अनिल सम्राट की ओर से डिजिटल मीडिया पर तेज प्रताप यादव को लेकर की गई कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। इसको लेकर के तेज प्रताप यादव अनिल सम्राट से खफा थे और उनसे बदला लेने का मौका तलाश रहे थे। जब मौका मिलते ही तेज प्रताप यादव ने उन पर हमला बोल दिया। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतरीन कार्य करने वाले जिला, प्रखंड और ग्राम पंचायतों को एक साथ सम्मानित किया। इस दौरान बिहार के 8 पंचायतों को भी सम्मानित किया। बिहार के 8 पंचायतों को पीएम मोदी सम्मानित किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जिले की इमामगंज प्रखंड की बिकोपुर ग्राम पंचायत को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खगड़िया जिले के बेलादौर प्रखंड की तेलीहार ग्राम पंचायत को सम्मानित किया। जब पीएम मोदी जहानाबाद जिले के जहानाबाद प्रखंड की मंडीलाल ग्राम पंचायत को भी सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत के लिए नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड की सुंदरी ग्राम पंचायत को भी सम्मानित किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड के लिए वैशाली जिले के हाजीपुर प्रखंड स्थित अधवारा ग्राम पंचायत को भी सम्मानित किया। पीएम मोदी नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम
सभा कैटेगरी में जहानाबाद जिले की जहानाबाद प्रखंड की ग्राम पंचायत मंडल को सम्मानित किया। पीएम मोदी दीनदयाल उपाध्यक्ष पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड की मांगनपुर ग्राम पंचायत को भी सम्मानित किया। पीएम मोदी दीनदयाल उपाध्यक्ष पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए जिला परिषद नवादा पंचायत समिति वैशाली, बक्सर जिले की इटारी पंचायत समिति, लखीसराय जिले की लखीसराय पंचायत समिति, नालंदा जिले के इस्लामपुर पंचायत को सम्मानित किया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोगों को प्रचंड गर्मी से चंद दिनों के लिए राहत मिली थी। पूर्व और दक्षिण पूर्व की तरफ से आने वाली हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, जहाँ कई जिलों में बारिश और आंधी तूफान भी आया, जिसकी वजह से पारा नीचे गया। लेकिन अब एक बार फिर से सुबह में हीट वेव की स्थिति बन गई है, जहाँ गर्म पछुआ हवाओं की वजह से पारा एक बार फिर से ऊपर जाने लगा है। आज पटना का तापमान एक बार फिर से ऊपर चढ़कर 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। जहाँ मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में इस वक्त पछुआ और उत्तर पश्चिमी की तरफ से गर्म हवा चल रही है। इस कारण बिहार की ज्यादातर जिलों में एक बार फिर से हीट वेव की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में अप्रैल के आखिर तक ये स्थिति जारी रहेगी। हीट वेव के कारण एक बार फिर से 43 डिग्री और उसके आसपास जा सकती है। मौसम विभाग ने अलग अलग तारीखों को कई जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आज 26 अप्रैल को बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, नवादा जिलों में हीट वेव की स्थिति रहेगी और 28 अप्रैल को पटना, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, बांका, भागलपुर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को गाय पालने का शौकीन माना जाता है। जहां अपने घर में लालू यादव और राबड़ी देवी खुद गाय की देखभाल भी करती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन दोनों के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गाय पालने के बड़े शौकीन हैं। जब बिहार की सत्ता संभाल रहे नीतीश कुमार ने देहाती गाय से लेकर के विदेशी गाय तक को पाल रखा है। जब पटना में मुख्यमंत्री आवास छोड़कर के 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास में रहने आए नीतीश कुमार का सारा सामान भी 7 सर्कुलर रोड में लाया गया। उनके परिवार के सदस्य भी अपने अपने सामान लेकर के इस नए बंगले में पहुंच रहे थे। जब सामान के साथ साथ लोगों की नजरें एक अन्य मार्ग से आने वाले गायों पर पड़ी। इस दौरान 1-2 नहीं बल्कि 18 गाय और उनके बच्चे मुख्यमंत्री के नए बंगले में लाए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी गाय पालना बहुत पसंद है। उन्होंने देसी के साथ साथ कई विदेशी गाय भी अपने बंगले में पाल रखी है। नीतीश कुमार के नए बंगले में शिफ्ट होने के पहले गायों के लिए पुराने गौशाले को तोड़ करके नया और बड़ा गौशाला बनाया गया है। नीतीश कुमार के नए बंगले में आते ही उनके गायों को भी यहां लाया गया। जहां शनिवार को नीतीश कुमार मॉर्निंग वॉक करने के बाद एक अन्य मार्ग से सीधे 7 सर्कुलर रोड पहुंच गए थे। दोस्तों बात करते हैं कि हर दिन हाजीपुर सोनपुर जाने के लिए गांधी सेतु के जाम का सामना करने की समस्या अब अंत होने वाला है। बिहार सरकार अगले माह से अटल पथ और जेपी सेतु के रास्ते पटना से सोनपुर हाजीपुर के लिए 50 बसों का परिचालन शुरू करने जा रही है। अटल पथ से बस सेवा शुरू होने पर पटना, सोनपुर और हाजीपुर के 50 से अधिक मोहल्ले के लोगों को सुविधा मिलेगी। यह बताया गया है कि मई माह के अंत तक ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। बताया गया है कि न सिर्फ लोकल बसें बल्कि उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, मोतिहारी, छपरा, सिवान, समस्तीपुर, हाजीपुर, दरभंगा सहित उत्तर बिहार जाने वाली बसें अटल पथ और फिर जेपी सेतु के रास्ते भी चलेगी। अब तक पटना से उत्तर बिहार के जिलों में जाने के लिए सिर्फ गांधी सेतु ही एकमात्र विकल्प था, लेकिन अब जेपी सेतु को भी बसों के लिए खोलने का फैसला किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की थी। अमित शाह जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो फिर नीतीश कुमार ने उनकी आगवानी की और फिर एयरपोर्ट पर ही दोनों नेताओं के बीच थोड़ी देर तक बातचीत भी हुई थी। लेकिन अब अमित शाह के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने वाले हैं। जी हाँ, तारीख भी तय हो चुकी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार एक दूसरे के सामने सामने 27 अप्रैल को होंगे। 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच वर्चुअल मीटिंग तय हो गई है, जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई है। जब देश में कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री ने ये बैठक बुलाई है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच सभी राज्य मुस्तैद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करने वाले हैं। 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई इस वर्चुअल मीटिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जुड़ेंगे। जब बिहार में कोरोना महामारी से बचाव के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, बिहार में टीकाकरण अभियान कैसा चल रहा है, ये सब जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि पटना में साइबर ठगों ने बिजली उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशान कर दिया है। बिजली विभाग के नाम से उपभोक्ताओं को झांसे में लेकर के साइबर ठग चूना लगाने में लगे हैं। दरअसल उपभोक्ताओं को पेमेंट नहीं करने के कारण बिजली कनेक्शन काट देने की धमकी दी जाती है। साइबर फ्रॉड के निशाने पर ज़्यादातर स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता हैं, जहां अब तक कई लोगों को चूना लगाया जा चुका है। खास करके जिन लोगों ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए हैं उनको साइबर फ्रॉड इसी तरीके से मैसेज भेज करके चूना लगा रहे हैं। मीटर में उपभोक्ता प्रीपेड मोबाइल की तरह पहले रिचार्ज करवाते हैं और फिर बिजली की सुविधा लेते हैं। इस मैसेज के माध्यम से लोगों को डराया जाता है कि आपके घर का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा 9:30 बजे के बाद, क्योंकि आपके खाते में पैसे खत्म हो चुका है। जैसे साइबर फ्रॉड इस तरह के मैसेज भेजने से पहले इस तरह का मैसेज किसी को भी भेज सकते हैं। पटना के एक बड़े डॉक्टर भी साइबर ठगों की फ्रॉड की ठगी का शिकार होते होते बचे, जहां इन्हें 2 बार इस तरह के मैसेज भेजे गए, जबकि उन्होंने पूरे महीने तक का बिजली बिल एडवांस में जमा किया हुआ था। साइबर ठगों की इस कारस्तानी को लेकर के पटना के जाने माने डॉक्टर राजीव रंजन ने बिजली विभाग में शिकायत दर्ज कराई, तब जाकर के उन्हें सच्चाई का पता चला। और डॉक्टर साहब तो बच गया, लेकिन रिटायर्ड शिक्षक अरुण कुमार मिश्रा साइबर ठगों के झांसे में आ गए। उनके खाते से 49,000 रुपए उड़ा लिए गए। जब पटना में बिजली बिल के नाम पर आए दिन हो रही ठगी को लेकर के आर्थिक अपराध इकाई ने उपभोक्ताओं से कई तरह की अपील की है। आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि अगर इस तरह का SMS आता है तो फिर ऑफिशियल नंबर या फिर कस्टमर केयर के नंबर पर SMS को वेरीफाई करें। जहां अगर अपराध इकाई की टीम इसे लेकर के एक मुहिम भी चला रही है। जहां आर्थिक अपराध इकाई से जुड़े रहे साइबर एक्सपर्ट की माने तो ठगी का शिकार वैसे ही लोग होते हैं जो जल्दबाजी दिखाते हैं। अगर आपको बिजली काटने की धमकी देकर के कोई पैसे की डिमांड करता है तो फिर उसका सत्यापन हर हाल में कर लें, नहीं तो फिर आप भी ठगी के शिकार हो जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि आज जहां देश में हिंदू मुस्लिम के बीच की दीवारें और मजबूत होती जा रही है, वहीं कुछ ऐसे भी है जिनके लिए ये मजहबी दीवारें कोई मायने नहीं रखती है। जहाँ कम से कम यूपी के आजमगढ़ से तो जो तस्वीरें सामने आई है उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि इस देश में इंसानियत के आगे धर्म पीछे ही रहेगी। दरअसल यहाँ एक शादी हुई है, लेकिन इस शादी की चर्चा न सिर्फ आजमगढ़ की बल्कि हर सोशल मीडिया पर हो रही है। इस चर्चा का कारण है शादी की जगह। शादी एक हिंदू लड़की की थी, लेकिन उसकी शादी का मंडप एक मुस्लिम परिवार के घर में लगाया गया था, जहाँ वही पूरी शादी संपन्न हुई। रमजान के पवित्र माह में मुस्लिम महिलाएं दुल्हन के लिए मंगल गीत गाती हुई नजर आई। वहीं इसी घर में दुल्हन की विदाई भी हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस शादी की पूरी जिम्मेदारी एक मुस्लिम परिवार ने निभाई। इस शादी में दुल्हन का नाम पूजा है। आजमगढ़ के एलवर मोहल्ले में रहने वाली पूजा के सिर से 2 साल पहले पिता का साया उठ गया था, जिसके बाद उसके मामा राजेश चौरसिया ने पूजा और उसकी मां की देखभाल करनी शुरू कर दी। साथ ही पूजा की शादी करवाने का भी फैसला किया। आजमगढ़ शहर के एलवर मोहल्ले के रहने वाले राजेश चौरसिया पान की दुकान लगा करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उसकी बहन शीला के पति की 2 साल पहले कोरोना काल में मौत हो गई थी। इसके बाद चौरसिया ने अपनी भांजी पूजा की शादी करने की ठानी। उन्होंने अपनी भांजी पूजा चौरसिया की शादी तय भी कर दी, लेकिन मुश्किल ये थी कि राजेश के पास केवल रहने के लिए घर के सिवाय कुछ भी नहीं था। यही नहीं, उनकी आर्थिक हालात भी अच्छी नहीं थी जिससे भांजी की शादी कर सके। जब पूजा को भी लगने लगा कि उसकी शादी अब नहीं हो सकेगी। यहाँ पर मदद के लिए पड़ोस में रहने वाला एक मुस्लिम व्यक्ति परवेज का परिवार मदद के लिए सामने आया। जहां मामा राजेश ने परवेज से भांजी की शादी के लिए मंडप लगाने की बात कही। ये बात सुनते ही परवेज मदद के लिए आगे आए। जब परवेज के घर के आंगन में न सिर्फ मंडप सजा बल्कि मंगल गीत भी गाए गए। इसके बाद 22 अप्रैल को जौनपुर जिले के मलहनी से बारात आंगन में पहुंची तो फिर द्वारचार और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे और सिंदूरदान की रस्म संपन्न हुई। इस दौरान हिंदू मुस्लिम महिलाएं मिलकर के देर रात तक शादी में मंगल गीत गाती रही। सुबह बारात विदा होने से पहले खिचड़ी रस्म शुरू हुई तो फिर राजेश ने अपनी क्षमता के अनुसार वर पक्ष को विदाई दी। इसी रस्म के दौरान पड़ोसी परवेज ने दूल्हे के गले में सोने की चैन पहनाई, जिसे वहां मौजूद लोगों की खूब वाहवाही मिली। वहीं परवेज की पत्नी नादिरा ने बताया है कि रमजान के महीने में उन्होंने अपने घर पूजा पाठ कराई है। इसका उन्हें कोई शिकवा नहीं है, बल्कि खुशी है कि हमने एक बेटी की शादी धूमधाम से की है। साथ ही कहा है कि धर्म सबका अलग अलग भले हो, लेकिन उन्होंने इंसानियत निभाई।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किसानों के लिए ऑनलाइन लगान कटाना कठिन हो गया है। जहां राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने ऑफलाइन लगान जमा करने की व्यवस्था घोषित रूप से 31 मार्च से बंद कर दी है। वैसे अघोषित रूप से ये साल भर से बंद है, लिहाजा मालिकों को अपनी जमीन की रसीद अब ऑनलाइन ही कटानी होगी। लेकिन किसान अभी इसके लिए जागरूक नहीं है, जहाँ वे आज भी अंचल कार्यालय में ही जाकर के रसीद कटाना बेहतर समझते हैं। जहाँ कई किसान ऐसे भी हैं जो सरकारी दफ्तर से बाहर काटी गई रसीद को ही फर्जी समझते हैं। ऐसे किसानों की परेशानी और बढ़ती जा रही है। जब बिहार में कुल जमाबंदी की संख्या 350 करोड़ है, इसके बावजूद भी इसका असर राजस्व वसूली पर पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन लगान पर्ची कराने वाला सर्वर लगभग पिछले 1 माह से ठीक से काम नहीं कर रहा है। बिहार के 10 से 12 जिलों में तो ये 10 दिनों तक बिल्कुल भी ठप रहा। लिंक फेल की समस्या अंचल कार्यालय में बढ़ती जा रही है। अगर मोबाइल में ऐप नहीं है तो फिर अंचल हो या फिर सुविधा केंद्र लगान अपडेट कराने के लिए अधिक पैसों का भुगतान करना ही पड़ेगा। किसान जब भी कार्यालय जाते हैं तो सर्वर काम नहीं करता है का बहाना सुना दिया जाता है। जब कई जगह ये स्थिति सही भी रहती है, लेकिन कई जगह अवैध वसूली के बहाने के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नवादा के एक शादी समारोह में आए लोगों की कोल्ड ड्रिंक और भोजन खाने से अचानक हालात खराब होने लगी। इसके चपेट में आने से बच्चे सहित 2.5 दर्जन लोगों की हालात बिगड़ गई। जहाँ देखते ही देखते लोगों को उल्टी दस्त होना शुरू हो गया। जहाँ आनंद फानन में परिजनों द्वारा कुछ को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहाँ शनिवार के अहले सुबह पहुंचने पर परिजनों ने बताया है कि एक भी बेड खाली नहीं था। अस्पताल की व्यवस्था को देख करके लोगों को उचित इलाज के लिए गया ले चले गए। जहाँ बताया जाता है कि हिसुआ थाना क्षेत्र के अरैयन गाँव के पिंटू सिंह की यहाँ बारात आई हुई थी। गया जिले के मालती दरियापुर से बारात आने के बाद बारातियों के स्वागत के लिए कोल्ड ड्रिंक्स दिया गया। इसके बाद खाना खिलाया गया। खाना खाने के बाद करीब दर्जन लोगों को उल्टी दस्त होनी शुरू हो गई। बारात में आए परिवार वालों के द्वारा आनंद फानन में सदर अस्पताल में करीब 2 बजे रात में लेकर के पहुंचा। यहाँ बेड खाली नहीं रहने से जमीन पर ही लेटा करके इसका इलाज कराना पड़ा। दोस्तों बात करते हैं कि इंसान अनाज की इतनी बर्बादी करता है कि उसे इस बात की समझ भी नहीं रहती है कि बिना अनाज के उसकी ज़िंदगी कैसी होगी। जहाँ गरीबों को खाने को 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती है, मगर इंसान तभी भी नहीं समझते हैं। पर अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट को पढ़ने के बाद इंसान को समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। रिपोर्ट में वैज्ञानिकों का दावा है कि अगले 27 साल में दुनिया का सारा अनाज खत्म हो जाएगा। यह डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार 24 अप्रैल से वैज्ञानिकों ने मौत के दिन की गिनती की शुरुआत कर दी है, यानी कि वह दिन जब इस दुनिया के सारा अनाज खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि आज से धरतीवासियों के पास सिर्फ 27 साल 251 दिन बाकी है। यहाँ सोशियो बायोलॉजिकल एडवर्ड विल्सन ने कहा है कि हमें 2 धरतियों की जरूरत पड़ेगी अगर हमें अभी से धरतीवासियों के खाने की मांग को पूरा करना है। एडवर्ड ने कहा है कि धरती पर इंसानों के लिए खाने की चीजें पैदा करने की एक सीमा है। अगर धरती का हर इंसान सहकारी भी बन जाता है तो फिर दुनिया भर के किसान और उनके खेत इतना खाना नहीं पैदा कर पाएंगे जिससे इंसानों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। जब उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में दुनिया की आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हर किसी की खाने की डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकेगा। अगले 27 सालों में दुनिया की आबादी 10 बिलियन यानी कि 1000 करोड़ पहुंच जाएगी। अगर डिमांड की बात करें तो फिर ये साल 2017 की तुलना में 70% तक बढ़ जाएगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।